हेलो, मैं मनोज कुमार, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, भौतिक प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक उसमें हो सकता है। एक टॉपिक आपने शुरू में थोड़ा सा देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, जब आप पूरा देखेंगे तो हो सकता है उसका रिपीटेशन बाद में हो रहा हो। तो इसलिए मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि वीडियो में क्या है। आज का हमारा कक्षा 11 का जो टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता, और फिर उसके बाद है शांता। प्रत्यास्थता, आपने देखा होगा कि हम रबर की डोरी है उसे खींचते हैं, छोड़ते हैं, वो वापस चली जाती है। प्लास्टिक की कैन है हमारे पास, उसे हम दबाते हैं तो दब जाती है, और छोड़ते हैं तो वापस चली जाती है। तो कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण होता है कि वो वापस चली जाती हैं, कुछ में ऐसा होता है ऐसी की ऐसी रह जाती हैं, कुछ में ऐसा होता है कि उन्हें हम बदल ही नहीं पाते। तो जिस बल के कारण वो वस्तुएं बदल जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, उस बल को कहते हैं विरूपक बल। विरूपक बल के कारण वस्तु विकृत हो जाती है। अब हम जब विरूपक बल को हटा लेते हैं, विरूपक इसलिए नाम दिया है इसका कि उसके रूप को क्या कर देता है, वो परिवर्तित कर देता है, इसलिए उस बल को कहा विरूपक बल। अब जब हम उस बल को हटा लेते हैं, विरूपक बल को, तो कुछ वस्तुएं वापस आ जाती हैं अपनी पूर्व अवस्था में, कुछ उसी अवस्था में रह जाती हैं, और कुछ को हम विरूपक बल के द्वारा बदल ही नहीं पाते। अब कुछ वस्तुएं जो वापस आ जाती हैं, जैसे आप मेरे पास देखें कि ये कुछ यूज भी करते होंगे, ये रबड़ की डोरी है, अगर मैं इसे ऐसे खींचूं तो खिंच गई, और छोड़ दिया तो वापस आ गई, खींचने पे खिंच गई, छोड़ने पे वापस आ गई। तो अब जब मैंने इसे खींचा तो इस पे मैंने क्या लगाया, बल। उस बल को कौन सा बल कहेंगे, विरूपक बल। तो विरूपक बल लगाने के बाद ये वस्तु विरूपित हो गई, छोड़ने पे वापस आ गई। तो हर एक वस्तु में ऐसा गुण होगा कि वो उसमें जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उस परिवर्तन को करने का विरोध करेगा। जो मैं विरूपक बल लगा रहा हूं, तो लगाए गए विरूपक बल के कारण जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का विरोध करती है यह वस्तु के इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो उस पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया। एक प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरी होती है प्लास्टिक या सुघटे, और तीसरी होती हैं दृढ़ वस्तुएं। अब कौन सी प्रत्यास्थ होती हैं, कौन सी सुघटे और कौन सी दृढ़ होती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं वो होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब हम इस पर बल लगाएं तो विरूपक बल के कारण ये विरूपित हो जाए, और जब बल हटाएं तो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। जब विरूपक बल लगाया जाए तो वो विरूपित हो जाए, और जब विरूपक बल हटा लिया जाए तो वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। ये ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे रबड़ बैंड हमारे पास होता है, रबड़ बैंड को हम किसी चीज़ पर चढ़ाएं तो चढ़ जाता है, उतारें तो फिर वो अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों तक, अगर हम कुछ महीनों तक उसे रबड़ बैंड को उसी पे चढ़ा के रखें और उसे ना उतारें उस पर से, तो हम देखते हैं कि उसका साइज उतना ही होकर रह जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं वो वापस अपनी आ गई, तो वो बिल्कुल पूर्व अवस्था में नहीं आती। पूर्ण प्रत्यास्थ उस वस्तु को कहेंगे जो वापस अपनी बिल्कुल पूर्व अवस्था में आ जाए, लेकिन ऐसी वास्तव में कोई भी वस्तु नहीं होती। तो पूर्ण प्रत्यास्थ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांच, इन्हें मान लिया गया कि ये भाई पूर्ण प्रत्यास्थ हैं, जबकि वास्तव में ये भी पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। अब दूसरी वस्तुएं आती हैं प्लास्टिक या सुगट है। ये वे वस्तुएं होती हैं कि जब हम इन पर विरूपक बल लगाएंगे तो ये विरूपित हो जाएंगी, और जब विरूपक बल हटाएंगे तो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, बल्कि उसी रूप में होकर रह जाती हैं जैसी विरूपक बल लगाने के बाद हो गई थी। आप ये देखें, मेरे पास एक ये तार है एल्यूमिनियम का, और मैं इस पर बल लगाता हूँ, ये मुड़ गया। अब ये मुड़ के उसी अवस्था में रह गया, वापस तो नहीं आया अपनी अवस्था में। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं प्लास्टिक या सुगठे वस्तुएं। अब कोई भी वस्तु पूर्ण प्लास्टिक या पूर्ण सुगठे नहीं होती। फिर भी मोम और वह गीली मिट्टी, गीली मिट्टी आप समझे, गीली वो नहीं कि जी जिसका हमने गारा बना दिया हो। गीली मिट्टी का मतलब है जिसका कुम्हार बर्तन बनाता है, तो वो थोड़ी भीगी हुई। तो मोम और गीली मिट्टी, इनको पूर्ण सुगठे मान लिया गया है, जबकि वास्तव में ये भी पूर्ण सुगठे नहीं है। तीसरी आती हैं दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं कौन सी होती हैं? अब देखें आप, ये पॉइंटर है, ये दृढ़ है। हम इसे दृढ़ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं दृढ़? हमने इस पर देखो बल लगाया। अब बल लगाने का मतलब है मैंने इस पर बल लगाया, ये यहाँ आ गया, यहाँ से बल लगा के उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ ले गया। तो ले जाने के बाद इस पर यानी बल लगाने के बाद क्या ये विरूपित हुआ? विरूपित होने का मतलब है क्या इसका रूप बदल गया? नहीं बदला, रूप इसका ऐसा के ऐसा ही रहा। तो हम इस पर विरूपक बल लगा ही नहीं पाए। लगा नहीं पाएगा का मतलब क्या है कि जब इस पर बल लगाया तो इस पर बल लगाने के बाद जो इसके कण थे उन कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। जितनी इसके कणों के बीच की दूरियां पहले थी, जो कण यहाँ था जो कण यहाँ था, उनके बीच की दूरी अब भी इतनी है। जब मैं इसे यहाँ ले गया, जब मैं इसे यहाँ लाया तब भी इतनी है, जब मैं इसे ऊपर ले गया तब भी इतनी है। तो जितनी जितनी कणों के बीच की दूरी पहले थी उतनी बल लगाने के बाद है। तो अगर उसके कणों की सापेक्ष स्थितियां न बदलें, ऐसी वस्तु को कहते हैं दृढ़ वस्तु। तो अगर हम थोड़े ही बल की बात करें, नहीं तो इंसान चाहे तो किस पे बल लगा के क्या नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ इतना बल नहीं लगाना, नहीं तो चाहे तो वो इसे भी पीस के इसका चूरा बना देंगे। इतना बल नहीं, थोड़ा ही बल की बात हो रही है। तो अगर मैं इस पर थोड़ा बल लगाऊं तो इसके कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई अंतर नहीं आ पाएगा। ऐसी वस्तुएं आती हैं दृढ़ वस्तु के अंतर्गत, इन्हें कहेंगे हम दृढ़ वस्तु। ईंट, पत्थर, हीरे को सबसे ज़्यादा दृढ़ माना जाता है, हीरा। ये सब दृढ़ वस्तु के अंतर्गत आएंगी जिन पर बल लगाने के बाद ये सापेक्ष स्थितियों में कोई अंतर ना हो, यानी जो विरूपित ना हो, वो कहलाएंगे दृढ़ वस्तु। अब एक होती है प्रत्यास्था की सीमा। मैं कोई रबड़ की डोरी लूं और उस रबड़ की डोरी पर मैं कुछ भार लटका दूं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। भार हटा दूं तो ये वापस अपनी जगह चली जाएगी। दूसरी बार मैं इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा भार लटकाऊं पहले से, तो जब मैं पहले से और अधिक भार लटकाऊंगा तो पहले की अपेक्षा और अधिक वृद्धि होगी। भार हटा लेने पर ये फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में चली जाएगी। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा भार इस पर बढ़ाता रहूं तो वृद्धि भी अधिक होती रहेगी, ये वापस चली जाएगी अपनी जगह। लेकिन एक स्थिति अब ऐसी आ जाएगी कि जब मैं इस पर इतना भार लटकाऊंगा
कि ये फिर वापस अपनी अवस्था में नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मैंने उतना भार इस पर लटकाया था कि ये वापस अपनी जगह चली गई, तब तक इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण था। अब इसके बाद इसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं रहा। तो जितने विरूपक बल के कारण ये विरूपित हो जाए और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में चली जाए, उस अधिकतम विरूपक बल को उसे ही कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा। अधिकतम विरूपक बल, उतना बल लगाने पर विरूपित हो जाए और उसे हटा लेने पर ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में चली जाए, वो कहलाता है प्रत्यास्था की सीमा। सबकी समझ में आ गया होगा। 3 तरह की वस्तुएं हुई, प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्लास्टिक वस्तुएं और दृढ़ वस्तुएं। जो भी वस्तुएं होंगी सब हमारे पास इन तीनों के अंतर्गत ही आएगी। अब इसके बाद आता है हमारा शांता। शांता, विस्कोसिटी। क्या होती है शांता? आपने सभी ने देखा होगा, मैं ये पेन पकड़ पा रहा हूँ, देखिए आप, मार्कर है ये मेरे हाथ में, तो मैं इसे क्यों पकड़ पा रहा हूँ? ये क्यों नहीं मेरे हाथ में से गिर जाता? और आपने महसूस किया होगा कि जब मैं तेल लगा लेता हूँ अपनी उंगलियों पे, तब ये लिपट जाता है, तब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, नहीं लिखा जाता। क्यों हुआ ऐसा? तो जब मैं किसी चीज़ को पकड़ पा रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है और वो रुक जाती है, तो उनके बीच लगता है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब है जब एक दूसरे के संपर्क में चल रही हो। लेकिन ये घर्षण बल होता है ठोसों के बीच। किसके बीच? ठोसों के बीच। अब जरा हम द्रवों की बात करें और गैसों की बात करें। आपने शायद कहीं देखा हो, पानी बहता हुआ देखा हो किसी नदी में और नहर में, आप सबसे नीचे वाली परत को देखें, जो पानी की परत बिल्कुल पृथ्वी के संपर्क में चल रही है, और सबसे ऊपर वाली परत को देखें जो बिल्कुल ऊपर आपको दिखाई दे रही है। दोनों का वेग समान नहीं होगा। कौन सी तेज चल रही होगी? ऊपर वाली। जबकि पृथ्वी के जो संपर्क में है बिल्कुल, वो सतह बिल्कुल, वो पानी की लेयर सबसे कम वेग से चल रही होगी। और अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाऊं तो मैं देखता हूं कि इनके वेग बदलते चले जाते हैं और सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे अधिक होता है। तो जो ये पानी की भिन्न भिन्न परतें हुई, इन परतों के बीच भी बल लगता है। जैसे ठोसों की परतों के बीच लग रहा था, ठोस एक दूसरे का विरोध कर रहे थे चलने का, ऐसे ही ये भी करती हैं। इस बल को कहते हैं शान बल। क्या कहते हैं? शान बल। और वह गुण, द्रवों का वह गुण भिन्न भिन्न परतों के बीच, जिसके कारण ये एक दूसरे पर चलने का विरोध करती हैं, उस गुण को नाम देते हैं शांता। क्या नाम देते हैं उस गुण को? शांता। अब बात ये आती है कि शांता कौन सी परत पर लगती है और किसके कारण लगती है? आप 3 परत ले लें। एक परत, उससे नीचे वाली परत, उससे नीचे वाली परत, 3 परत चल रही है मान लिया। ये जो जल बह रहा है इसको हमने भिन्न भिन्न परतों में मान लिया। अब जो जरा बीच वाली परत देखें, तो ये बीच वाली जो परत है, इससे ऊपर वाली परत तो इसे अपने साथ आगे को ले जाना चाहेगी, और इससे नीचे वाली परत इसे रोकना चाहेगी, यानी इसके वेग को कम करना चाहेगी। तो इस परत पर दोनों ही तरफ से बल लग रहा है। ऊपर वाली परत आगे को ले जाना चाह रही है और नीचे वाली परत पीछे को ले जाना चाह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये द्रव की भिन्न भिन्न परतें हुई, इनके अंदर सापेक्ष गति होगी। तो द्रव का वह गुण जो अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। द्रव तो ये चाहेगा कि वो शांत रहे, स्थिर रहे। तो ये जो सापेक्ष गति हो रही है, सारी परतें समान वेग से नहीं चल पा रही, तो
तो जो सापेक्ष गति का विरोध करता है उस गुण को ही हमने नाम दिया श्यानता। द्रव के अंदर यह गुण होगा कि वो सापेक्ष गति का भिन्न भिन्न परतों में होने वाली का विरोध करेगा, उस गुण को हम कहते हैं श्यानता। आपने कुछ उदाहरण देखे होंगे इसके। आप रोजाना दूध पीते हैं, दूध में जब हम कुछ मीठा मिलाते हैं और मीठा मिला के उसे गिलास में चम्मच से गिलाते हैं, चलाते हैं और चलाने के बाद छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद वो स्थिर हो जाता है। तो वो स्थिर क्यों हुआ? तो वो स्थिर इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी परतों के बीच किसका गुण है? शांता का। अगर वो शांता का गुण ना होता तो जैसे हमने उसे चम्मच से चला के छोड़ा था, तो चम्मच से चलाकर छोड़ने के बाद वो लगातार घूमता ही रहता, शांत ना होता। तो इसे ही गुण को हमने नाम दिया शांता। आप किसी नदी को पार करें, तो जब नदी को पार करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि हम जितना तेज वायु में चल पा रहे हैं उतना तेज हम उस पानी में नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि जहाँ तक वो पानी है तो वहाँ तक शांता का गुण काम करेगा, तो उसकी परतें विरोध करेंगी हमारे चलने का, वो शांता का गुण लगेगा। तो इसीलिए हम उसमें इतनी तेज नहीं चल पाते जितनी तेज हम वायु में चल पाते हैं। शहद, तेल, दूध, पानी, आप 4 चीज़ें लें और चारों चीज़ों को किसी कीप में से नीचे गिराएं, सब समान रूप से गिरेंगी क्या? नहीं। आप देखेंगे शहद की स्पीड गिरने की बहुत कम होगी, जल की स्पीड गिरने की सबसे अधिक होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जल की परतों के बीच लगने वाला जो शान बल है, यानी उसमें जो शांता का गुण है वो कम है। दूध में उससे अधिक है, शहद में सबसे अधिक है, तेल में उससे कम है। क्योंकि शहद तो बहुत धीरे धीरे बहेगा, तो इसका मतलब उसकी परतें ज़्यादा विरोध कर रही हैं एक दूसरे के चलने का, तो इसका मतलब उसमें शांता का गुण सबसे अधिक है। ये सब उदाहरण आपने देखे होंगे। अब देखो, जैसे ये भिन्न भिन्न परतें हैं, तो इन भिन्न भिन्न परतों के वेग भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। तो इसके आधार पर एक राशि आती है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। क्या होती है वेग प्रवणता? अगर मैं कोई भी 2 परत ले लूं, कोई भी 2 परत, उन 2 परतों के वेग में अंतर डेल्टा वी और बटे उन परतों के बीच की लंबवत दूरी डेल्टा एक्स, इसे ही कहते हैं वेग प्रवणता। यही राशि वेग प्रवणता कहलाती है। वेग में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, उनके प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी, जिस दिशा में हमें परतें बह रही हैं उसके अभिलंबवत दोनों के बीच की लंबवत दूरी और दोनों के वेग का अंतर, ये अनुपात ही कहलाता है वेग प्रवणता। अब जब कोई इसका मात्रक देख लो आप, तो मात्रक बैठेगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो प्रति सेकंड वीमा हो जाएगी t-1 और राशि होगी ये सदिश। इसकी दिशा वही वेग की दिशा के लंबवत, जो हमने दूरी ली है इसकी विपरीत दिशा में, दूरी नीचे को ले रहे हैं तो वेग के बढ़ने की दिशा में ऊपर को ली जाएगी। अब जो शान बल लगा भिन्न भिन्न परतों के बीच, तो भिन्न भिन्न परतों के बीच लगने वाला शान बल F एक तो निर्भर करता है संपर्क क्षेत्रफल के, परतों के संपर्क क्षेत्रफल के। संपर्क क्षेत्रफल आप मान के चलें, मैंने हाथ के ऊपर ऐसा हाथ रखा, दोनों हाथ एक दूसरे को पूरे ढके हुए हैं, तो पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा हाथ का। लेकिन अगर मैंने ऐसे आधा हाथ रखा, तो इसका मतलब दोनों जो एक दूसरे के टच में हैं वो आधे हाथ हैं, तो केवल उतना क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो जो दोनों परत एक दूसरे के संपर्क में जितनी हैं उस क्षेत्रफल के समानुपाती होता है शान बल।
और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अगर मैं इन्हें दोनों को मिला दूं तो F समानुपाती हुआ A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अगर मैं यहाँ कांस्टेंट लूँ तो F इक्वस टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अब इसमें एक कांस्टेंट आया ईटा। ईटा, इस ईटा को ही कहते हैं शानता गुणांक। क्या कहते हैं? शानता गुणांक। और एक चिन्ह आया ये प्लस माइनस, इसका क्या अर्थ है? प्लस माइनस का तो अर्थ है, जैसे मैंने अभी बताया था परतों के बीच, कि जो शान बल है ऊपर वाली परत नीचे वाली परत को आगे को ले जाना चाहेगी प्लस, इससे नीचे वाली परत इस परत को पीछे को ले जाना चाहेगी, तो क्या हो गया? माइनस। किन्हीं दो परतों की केवल बात करें तो ऊपर वाली परत नीचे वाली परत को आगे को ले जाना चाहेगी और नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर किधर को? पीछे को। तो कहने का दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत बल लगाती हैं, एक प्लस में लगाएगी और एक किस में लगाएगी? माइनस में। तो प्लस माइनस का यही अर्थ है कि ये बल आपस में अन्योन्य होता है, एक के कारण दूसरी पर प्लस में और दूसरे के कारण पहली पर माइनस में, और इसे ईटा को नाम दिया शानता गुणांक। अब अगर A1 हो और डेल्टा V अपॉन डेल्टा x1 हो, तो ईटा इक्वस टू किसके आ जाएगा? F के। चिन्ह को छोड़ दूं प्लस माइनस को, तो यहाँ से शानता गुणांक की क्या परिभाषा बनती है? किसी द्रव का शानता गुणांक उसकी एकांक संपर्क क्षेत्रफल वाली परतों के बीच कार्य करने वाला वह शान बल है जबकि उन परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। किसी द्रव का शानता गुणांक उसकी एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला वह शान बल है जबकि उन परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। ईटा इक्वस टू एफ। ईटा का मात्रक एफ का मात्रक ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स का मात्रक। एफ का हो गया न्यूटन, मीटर स्क्वायर, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स अभी बताया था प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब न्यूटन एफ बराबर एम में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पहले से ही है और सेकंड, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा, तो इसका मात्रक आया किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। विमा हुई एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसका एक मात्रक और लिया जाता है पॉइस। एक पॉइस बराबर होता है 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। अब इस शानता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। शानता पर ताप का प्रभाव आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है तो गर्मी के महीनों में शहद जो है वो पतला हो जाता है। तो पतला होने का मतलब वो आसानी से बहेगा।
आसानी से बहने का मतलब ये है कि उसकी परतें अविरोध कम करेंगी एक दूसरे का, तो शांतता का गुण क्या हो गया, घट गया। तो इसलिए ताप बढ़ने पर द्रवों की शांतता, ताप बढ़ने पर द्रवों की शांतता बढ़ती है, जबकि गैसों की शांतता, गैसों की शांतता घटती है ताप बढ़ने पर। गैसों की शांतता के उदाहरण, मौसम चल रहा है बरसात का, आप देखते हो बादल चल रहे हैं, तो देखा होगा आपने बादल की परत हवा में तैरती हुई जाती है। तो जो बादल की परत हवा में तैरती हुई जा रही है, तो वो वायु की परतों के बीच किसका गुण लग रहा है, शांतक। वो वायु की परतों के बीच लग रहा है। तो इस वायु की परतों के बीच शांतता का गुण होने के कारण ही वे बादल हमें कैसे प्रतीत होते हुए, तैरते हुए प्रतीत होते हैं, चलते हुए प्रतीत होते हैं, उनका वेग वहाँ उतना है। जब ताप बढ़ता है तो गैसों की शांतता घट जाती है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप वीडियो पूरी देखा करें, पूरी देखेंगे आपकी समझ में आएगा, आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।